हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आओ समझें विज्ञान कक्षा 7। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो भौतिक यानी रासायनिक परिवर्तन, जैसे परिवर्तन हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है क्या, उसके विषय में हम जानेंगे। मतलब प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम दूध है, छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं कि दूध को लेते हैं। दूध क्या होता है, कभी कभी हम रख देते हैं और उसको गर्म नहीं करते हैं काफ़ी समय तक, तो दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध जब खट्टा हो, जब दही जमा देते हैं तो क्या होता है, दूध में स्वाद हल्का सा मीठा होता है और जब दही जमाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। या हम कह सकते हैं जैसे पानी में हमने शक्कर घोल दिया तो वो भी एक परिवर्तन है। और इस तरह से मतलब कई परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में फिर आ जाती है। जैसे हम मोम को लेते हैं, मोम को अगर हम गर्म करते हैं और तो वो पिघल जाती है, द्रव में बदल जाती है, और द्रव मोम को फिर ठंडा करते हैं तो फिर वो ठोस हो जाती है। तो ये इसका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और हम जैसे दूध को क्या करते हैं, दूध को जब हम दही जमा देते हैं और दही को फिर हम दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो अपनी पुनः उसी अवस्था में वापस ना आ सके या बहुत कठिनाई से आए, तो वो हम क्या कह सकते हैं, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आइए दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले भौतिक परिवर्तन के कारक परिवर्तन के पूर्व तथा पश्चात की स्थिति को जाने। क्या होता है भौतिक परिवर्तन। तो इन्होंने मोम को लिया है। मोम क्या कहते हैं कि मोम को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो क्या हो जाता है, ठोस, पहले तो वो ठोस रहता है मोम, और जब हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है। ये भौतिक परिवर्तन है। और अगर इसका उल्टा कर दें, फिर उसको ठंडे में रख दें तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो फिर वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे आता है जल। जल को हम क्या करते हैं, अगर फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जल क्या था, जल पहले द्रव में था और जब उसको हमने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, तो क्या हुआ, वो ठंडा होकर के ठोस यानी बर्फ़ में परिवर्तित हो गया। और बर्फ़ क्या है, ठोस है। यानी जल ठोस में परिवर्तित हो जाता है और ठोस जो है जल में परिवर्तित हो जाता है, यानी बर्फ़ जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यानी जल को हमने एक बार, उसको, जल हमारा द्रव था और द्रव को हमने जमा दिया फ्रीजर में तो वो हमारा ठोस में परिवर्तित हो गया। और ठोस को जब हम ऊष्मा देंगे या उसको थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे तो पिघल जाता है, वो पानी बन जाता है। यानी उसका मतलब फिर वो द्रव में बदल जाता है, यानी पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन होता है। उसी तरह से नमक को हम देखते हैं कि नमक को हम क्या करते हैं, नमक को अगर थोड़ा सा नमी में, पहले नमक हमारा क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन हम उसको जब आर्द्रता में रख दें, नम की जगह पे अगर नमी में रख दें तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पिघल के पानी बन जाता है, द्रव बन जाता है। और फिर आगे आता है कि ओस की बूंदें। ओस की बूंद क्या है, यानी सूर्य के प्रकाश में पहले तो ओस की बूंद द्रव में रहती है और जब सूर्य का प्रकाश लगता है तो धीरे धीरे ओस की बूंद वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। हम देखते हैं कि ठंडी के दिन में ओस पड़ी रहती है, जब धूप निकलती है धीरे धीरे ओस गायब हो जाती है। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ओस जो है गर्म हो करके वो वाष्प में बदल जाती है। तो इस तरह से ओस की बूंद का वाष्प में परिवर्तन क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर नेपथलीन बॉल है, ये खुले में रखने से ठोस में, खुले में रख, पहले तो नेपथलीन बॉल जो है ये ठोस होता है और जब हम इसको खुले में रख देते हैं तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि फोटोक्रोमैटिक चश्मा होता है, ये धूप का चश्मा होता है, ये रंगहीन होता है। पहले नॉर्मल ये रंगहीन होता है, लेकिन जब हम धूप में जाते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है। यानी जो फोटोक्रोमैटिक चश्मा की क्या विशेषता होती है, जब हम इसको साधारण ऐसे देखेंगे छाया में तो ये नॉर्मल में चश्मा लगेगा, लेकिन जब हम धूप में जाते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो ये सब हमारे भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये परिभाषा दिया गया है कि भाई भौतिक परिवर्तन क्या है, कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और फिर है भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति में पुनः प्राप्त की जा सकती है। यानी भौतिक परिवर्तन के बाद हम उस पदार्थ को पुनः उसी स्थिति में फिर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण बताया था, दूध का दही में जम
जाना ये रासायनिक परिवर्तन है कि फिर, क्योंकि हम फिर दही से उसको दूध में पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। उसी तरह से हम कागज़ लेते हैं, कागज़ को हम क्या करते हैं, ज्वाला के संपर्क में यानी उसको आग के संपर्क में लाते हैं तो वो जल जाता है। अब जलने के बाद तो वो कागज़ में नहीं परिवर्तित हो सकता है। कहने का मतलब कागज़ क्या होता है, कागज़ का रंग पहले सफ़ेद होता है, जब जल जाता है तो जलने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, काला हो जाता है, यानी उसकी परिवर्तन, उसकी भौतिक उन्हीं उस अवस्था में उसके परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से चीनी है, चीनी को हम लेते हैं तो चीनी को हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले चीनी सफ़ेद होती है और गर्म करने के बाद वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, यानी भूरी हो जाती है। फिर आता है चूने का पानी, चूने का ताज़ा पानी, चूने का ताज़ा पानी को जब हम फूंक मारेंगे तो ये रंगहीन, पहले तो रंगहीन रहता है और जब फूंक मारते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। कहने का मतलब होता है क्या है कि चूना जब हम चूने को पानी में घोल देते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद तलहटी में चूना बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है तो पानी स्वच्छ दिखाई देता है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा फूंक मार दें या थोड़ा सा बिलो दें, किसी तेज़ी से हिला दें तो फिर वो दूधिया हो जाता है, यानी चूना जो है पानी में मिश्रित हो जाता है। अब इसके बाद आता है स्टार्च या मंड की बात हम करते हैं तो ये आयोडीन विलयन है, आयोडीन विलयन, ये सफ़ेद जो है नीला हो जाता है, यानी स्टार्च को जब हम आयोडीन विलयन में डालते हैं, आयोडीन विलयन में थोड़ा सा डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर नीला बदल जाता है। हल्दी को लेते हैं, हल्दी जब साबुन के संपर्क में आता है तो हल्दी पहले क्या होता है, पीला होता है, जब साबुन के संपर्क में आता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो ये सब हमारे कुछ रासायनिक परिवर्तन दिए गए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतया पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आगे है, इसके बाद हम एक भौतिक परिवर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे जूते जब हम पहनते हैं तो जूते क्या होता है, गंदा हो जाता है और हम उस पर क्या करते हैं कि जब हम ये दिया गया है कुछ और भी जाने, गंदे जूते को जब हम पालिश से लगाकर थोड़ा सुखाकर ब्रश से रगड़ देते हैं तो पालिश की मोम के कारण उनकी सतह एक समान चिकनी हो जाती है, यानी एक समान चिकनी हो जाती है और वह चमकने लगता है। जब तुम वापस स्कूल से घर जाते हो तो जूते पर रास्ते भर की धूल, मिट्टी आदि के कण जूते की सतह यानी असमान खुरदरी हो जाती है और पुनः रंग बदरंग हो जाता है। अतः जूते पर पालिश से चमकाना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि जूता भी हमने पालिश किया, चमक गया और चमकने के बाद फिर हम धूल मिट्टी में गए तो फिर वो गंदा हो गया, खुरदरा हो गया उसकी सतह, और फिर हमने उसको पालिश कर दिया, फिर वो चिकनी सतह हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और दिया गया कि बरसात के समय में रात में जुगनू का चमकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और जुगनू क्यों चमकता है, जुगनू का चमकने का क्या कारण होता है, यह चमक जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ यानी ल्यूसीफेरिन नामक एक पदार्थ उसके पेट में पाया जाता है। एटीपी, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया। अब ये अगर आता है कि जुगनू क्यों चमकता है तो ये ल्यूसीफेरिन नामक उसके पेट में एक पदार्थ होता है जिसके कारण उसमें चमक उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमने क्या सीखा अभी तक हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, अमाप का मतलब साइज, अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, रंग आदि में परिवर्तन होता है। इसके बाद आता है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ आगे आता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में मूल शब्द को पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें हम एक शब्द देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। तो इसको हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि उत्क्रमणीय क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं। उत्क्रमणीय का उदाहरण हम ये समझ लें कि कोई चीज़ हम लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारा में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है और हम उसको जब हवा उसकी निकाल देते हैं तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यह उसकी वो प्रारंभिक अवस्था में आना वो क्या है, आ जाना, वो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है या उत्क्रमणीय होता है। और या हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम आटे की लोई लेते हैं, जो गुथा हुआ आटा होता है उसकी लोई लेके क्या करते हैं, रोटी बेलते हैं
और इसके बाद हम रोटी को पुनः फिर हम उसको आटे में फिर परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब हम आटे को गूँथ लें और गूँथने के बाद उसकी लोई ले लें और लोई को हम क्या करें, रोटी में बेल दें और बेलने के बाद हम उसको मिटा करके फिर उसी लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन में और भी हो सकता है, जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ स्प्रिंग है, इसको हम खींच देते हैं, खींच के जब छोड़ देते हैं तो वो फिर अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है और जब छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसमें वस्तु जो है अपनी पुरानी अवस्था में पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है। जैसे धूप बत्ती का जलना, अब धूप बत्ती जल जाती है तो पुनः हम धूप बत्ती में उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूध से दही बनना, यह भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। या हम कह सकते हैं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर एक बार जल जाती है तो फिर दोबारा वो मोमबत्ती नहीं बनती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब इसके बाद आता है कि वही इसमें दिया है कि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है और रासायनिक पदार्थ में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में मतलब बदल जाता है, या जैसे दूध जो है दही में बदल गया तो उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अब आता है कि क्रिस्टल का आकार किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है और क्रिस्टल किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप है। अब हम देख लेते हैं कि क्रिस्टल है क्या। क्रिस्टल को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे हम जब गन्ने का रस निकालते हैं तो गन्ने के रस से हम क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं और गन्ने के रस को क्या करते हैं, गाढ़ा करते हैं। और अगर उस गाढ़े द्रव को हम ज़्यादा ना पका करके उसको हम कुछ समय के लिए रख दें तो क्या होता है, कुछ समय के पश्चात उसमें क्रिस्टल उत्पन्न हो जाते हैं, यानी चीनी के क्रिस्टल उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे चीनी के टुकड़े बन जाते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है। और अगर हम गन्ने के रस को अधिक पका देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं तो वो गुड़ बन जाता है उसका। तो यही प्रक्रिया उसका क्रिस्टलीकरण है। अब आता है आगे, अब अभ्यास प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे आता है खा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो कोयले को पीस कर पाउडर बनाना ये नहीं है। कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, क्योंकि कागज़ को अगर आप बड़े बड़े टुकड़े उसको छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देते तो पुनः आप उसको बड़ा टुकड़ा नहीं बना सकते, या तो उसको लेई की सहायता से चिपकाएंगे गम की फेविकोल की सहायता से। फिर आता है कागज़ का जलना और फिर आता है कांच की बोतल का टूटना। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, तो इसको तो हम फिर कोयला बना सकते हैं। और फिर आता है कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में परिवर्तित करना, इसको चिपका करके हम फिर उसको कागज़ का बड़ा टुकड़ा बना सकते हैं। कांच की बोतल का टूटना, और फिर इसके बाद है कागज़ का जलना। अब कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल गया है तो उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज़ पहले सफ़ेद होता है, जब जल जाता है तो उसका रंग काला हो जाता है। तो अभी हमने रासायनिक परिवर्तन में इसका उदाहरण में पढ़ा था। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि गर्म करने पर लोहे का लाल होना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगला है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे दूध दही में परिवर्तित हो गया तो उसके गुण बदल गए। अगला है बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन है। और है चीनी गर्म करना, रासायनिक परिवर्तन है। फिर ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला दिया है कि फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, ये सही है। अब आता है कि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, सही है। फिर आता है कि चावल का पकना भौतिक परिवर्तन
है, ये सही है। यानी चावल पक गया और चावल पकने के बाद उसको फिर हम सुखा देते तो फिर वो चावल में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है। फिर आगे आता है कि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। अब आगे आता है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आता है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला करना, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। अब इसके बाद आता है नंबर 5, ये जल को शक्कर में घोलना भौतिक परिवर्तन क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम जल को शक्कर में घोल देंगे तो उससे हम फिर पुनः शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। उसको गर्म कर देंगे, उसका पानी जला देंगे तो फिर शक्कर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पदार्थ अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे हमको लिखना है कॉपी में। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है और क्यों? अगर हम देखते हैं कि अगर कच्चा आम है, कच्चा आम पक जाएगा तो पुनः उसको हम कच्चे आम में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो कच्चे आम का पकना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में? इसको लिखेंगे कि कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम पकने के बाद कच्चा नहीं किया जा सकता है। फिर आगे आता है प्रश्न संख्या ग कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मोम को पिघला दिए और मोम पिघलने के बाद वो द्रव में बदल जाती है और ठंडा होने पर पुनः फिर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था अर्थात मोम में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। फिर इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। या हम अगर ये हमारी परिभाषा ना याद हो तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिसमें सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आगे दिया है, इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मोम का जलना, जैसे मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना आदि, ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। अब अगला प्रश्न है कि ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए, यानी ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखना। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2Mg + O2 = 2MgO। अब आता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड प्लस जल, तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के मतलब ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन हमको लिखने हैं। तो इसमें हम दूसरा उदाहरण सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और MgO + H2O = MgOH का होल ट्वाइस। इसके बाद आता है अंगा कि क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे हमने देखा था कि गन्ने का रस निकालते हैं, गन्ने के रस को जब गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद कुछ दिन उसको हम अगर रख देते हैं थोड़ा सा गाढ़ा होने पर, तो कुछ दिन के बाद उसमें क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, तो वो क्रिस्टलीकरण की क्रिया कहलाती है। अब आगे आता है फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि हमको लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आधा कप पानी लेंगे, यानी कि एक बीकर में, यहाँ पर बीकर लिख सकते हैं, आधा कप एक बीकर में पानी लेंगे, उसमें हम फिटकरी डालेंगे। जब फिटकरी घुलना बंद हो जाए तो उसे गर्म करेंगे और पुनः फिर उसमें फिटकरी घोलेंगे। जब गर्म होने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान लेंगे और यह छना हुआ विलयन क्या हो जाएगा? ये संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन का मतलब फिर उसमें वो चीज़ नहीं घुलता है।
जिसका हम विलयन बनाते हैं। अब उसमें धागे की सहायता से फिटकरी के छोटे क्रिस्टल को लटकाएंगे, यानी रवा को, जो छोटा सा रवा है फिटकरी का, उसको लटका देंगे। एक सप्ताह बाद छोटा रवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े रवा में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम तोड़कर फिटकरी का छोटा रवा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने चित्र के अनुसार इसको दिखाया है। पहले हमने क्या किया कि ये एक बीकर लिया, उसमें एक कप जो है पानी लिया, आधा कप पानी लिया और आधा कप पानी में हमने फिटकरी जो है डाल दिया और उसके बाद उसको गर्म करने के बाद फिर उसका एक संतृप्त विलयन बना लिया। और बनाने के बाद फिर उसमें हम क्या किया कि ये जो है एक स्टैंड की सहायता से, उसमें धागे की सहायता से एक फिटकरी का एक क्रिस्टल जो है उस जल में डुबो देते हैं। और कुछ दिन बाद देखते हैं कि छोटे छोटे फिटकरी के क्रिस्टल उसके चारों ओर आ जाते हैं और इसे हम पुनः बाहर निकालकर छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिटकरी का क्रिस्टलीकरण हो गया। अब अगला है कि आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर है कि दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही बनता है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से अलग होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह परिवर्तन स्थायी होता है। अब प्रश्न संख्या 7 है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था फिटकरी का कैसे क्रिस्टलीकरण करते हैं, उसी तरह से ये भी है कि एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेकर इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ हो तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो दूसरे बीकर में विलयन को छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, यहाँ पे स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे कि वह हिले डुले नहीं, मतलब ऐसी जगह पर रखें कि वो बीकर हिले डुले ना। कुछ समय या कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखाई देंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 आता है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, इसको हमें समझाना है। तो इसका उत्तर है कि जब हम नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नींबू का रस, यानी इसको साइट्रिक एसिड कहते हैं। इसका केमिकल रासायनिक नाम, नींबू का रासायनिक नाम क्या होता है, उसको नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और इसमें खाने का सोडा, ये क्षार है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण बन जाएगा। तो इसको हम सूत्र की सहायता से कैसे लिखेंगे, H3C6H5O7 और प्लस 3NaHCO3। और ये खाने के सोडा का सूत्र होता है, ये नींबू साइट्रिक एसिड का सूत्र होता है, नींबू का रस। और फिर आगे आता है, फिर ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 3CO2 और प्लस 3H2O प्लस Na3C6H5O7। ये अगर हमें ये रिएक्शन नहीं याद होता है तो हम इतना भी याद करके परीक्षा में लिख देंगे, हमको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगली कक्षाओं में हमको ये रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। अब आगे आता है, तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।